नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का विषय विज्ञान के हम सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी डिमांड आ रहा था कि सर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराइए। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो विषय विज्ञान है उससे साइंस का जो दोस्तों आज हम सब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों, जो कि 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए गेस प्रश्न है दोस्तों। इसलिए आप वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी प्रश्न जो सभी प्रश्न जो इस वीडियो में हम सिलेक्ट किए हैं आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा हुआ है। इसलिए दोस्तों आपको एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है ताकि आप एग्जाम का बेहतरीन तैयारी कर सके। ठीक है, और आपका जो जिद है दोस्तों 450 प्लस मार्क्स लाने का वह पूरा हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं फटाफट पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस होता है, वह किन किन कारणों पर जो है निर्भर करता है, यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके प्रीवियस में पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों। तो आप प्लीज़ आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न को काफ़ी शानदार तरह से हम आंसर लिख के लाए हैं, ताकि जो है आप अगर इस तरह से भी एग्जाम में अगर लिख देते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए आपको उत्तर इस तरह से लिखना है दोस्तों कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वह निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो देखिए पहला में जो होता है दोस्तों चालक की लंबाई पर। ठीक है, यानी चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। और दूसरा में कह रहा है चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और तीसरा जो होता है दोस्तों चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। और चौथा में जो है दोस्तों चालक के ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी चालक का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वह ये जो चार दिया हुआ है कारक इन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से निर्भर करता है दोस्तों कि चालक का जो प्रतिरोध है। ठीक है, तो अगर कहने मतलब यहाँ पे बताएं चालक की लंबाई पर। ठीक है, यानी मेरा रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वह लेंथ का। ठीक है, यानी लेंथ अगर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, लेंथ को बढ़ाइएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, ये मेरा पहला हो गया। और दूसरा में जो कह रहा है दोस्तों कि चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक रिलेशन होता है मेरा रेजिस्टेंस में। ठीक है, आर बराबर जो होता है रो एल वाई के ए होता है। ठीक है, यह आप फार्मूला जानते होंगे। तो देखिए आर मेरा जो है और सॉरी आर का जो रिलेशन एल के साथ देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अगर लंबाई को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आर भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी चालक की लंबाई बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरा चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से। तो देखिए क्षेत्रफल मेरा ये है, एरिया मेरा जो है एरिया ए से एरिया हो गया। तो एरिया को अगर आप बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वहाँ पे घटेगा, क्योंकि यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और यहाँ पे चालक के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, और यहाँ पे चालक के ताप पर यानी टेम्परेचर पर। अगर भी किसी भी चालक को कंडक्टर को या किसी भी चालक को अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करिएगा ना तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कंडक्टर में तो उसका रेजिस्टेंस का भी वैल्यू इंक्रीज करता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा तरह से समझाएं कि देखिए चालक का ही लंबाई होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर लंबाई अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और यहाँ पे अगर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी एरिया को अगर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा घटेगा। और टेम्परेचर को इंक्रीज करिएगा तो यहाँ भी रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको सभी रिलेशन आपको बताएं कि किस तरह से होगा, आप इस तरह से याद करिएगा। लेकिन इसमें दोस्तों आपको सिर्फ पूछा जा रहा है कि चालक का जो प्रतिरोध है किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आपको इस तरह से लिख दें निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है, कारकों पर, और चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, चालक तार की प्रकृति पर, और चौथा में चालक के तार पर। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, आपका जो 2 मार्क्स होगा दोस्तों फुल का फुल मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दे। दोस्तों आपसे दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होता है दोस्तों वह क्या है, एक उदाहरण देना है। ठीक है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होता है दोस्तों उसका आपको डिफिनेशन बताना है और उसका एक एग्जाम्पल आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको इसका उत्तर किस तरह से लिखना है दोस्तों कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ठीक है, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक
ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पे इस तरह से अपना लैंग्वेज में हम लिखे हैं, आप भी अपना लैंग्वेज में किसी भी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है, समझना है और उसको अपने शब्द में, क्योंकि आपको सेम टू सेम याद तो करना है नहीं, ठीक है, क्योंकि किसी से भी याद नहीं होगा, इसलिए आप किसी भी चीज़ को समझिए पहले कि उसका क्या मतलब हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अपना लैंग्वेज में उसको आंसर लिखिएगा तो वो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होता है दोस्तों वह क्या है, उसका उदाहरण देना है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या बताएं कि वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल यानी अम्ल जो होगा वह भस्म के साथ, अम्ल जो होता है एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करने के बाद जो है देखिए लवण और जल बनाता है, ठीक है। आपको बस यही याद रखना है कि जो अम्ल होगा और भस्म में जब रिएक्शन होगा तो वह क्या बनाएगा, लवण और जल बनाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लवण और जल बनाता है, ये पॉइंट आपको देना जरूरी है। यानी अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, ठीक है। उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बस आपको यह डिफिनेशन हो गया। यहाँ से आपको एक मार्क्स मिल जाएगा और इसका उदाहरण से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। यानी 2 मार्क्स आपका फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। बस आप इस तरह से लिखिएगा। क्या लिखना है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका देखिए उदाहरण आपको दिया हुआ है दोस्तों, कि उदाहरण जो दिया हो HCl मेरा क्या है, अम्ल है, आप जानते हैं, ठीक है। और NaOH यह मेरा जो है भस्म है। दोनों अगर रिएक्शन कर रहा है तो देखिए क्या बना रहा है, NaCl प्लस H2O, ठीक है। यानी कि ये हो गया लवण और ये हो गया जल। तो दोनों अम्ल और भस्म रिएक्शन किया तो क्या बनाया, यह लवण बनाया और यह जल बनाया, ठीक है। तो आपको इस तरह से एक एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल H2SO4 जो रिएक्शन कर रहा है 2KOH से, ठीक है। H2SO4 KOH से रिएक्शन करने के बाद देखिए आपका बना रहा है, यह मेरा लवण हो गया और यह मेरा जल हो गया, K2SO4 प्लस 2H2O, ठीक है। यानी यह मेरा जल हो गया, ठीक है। यानी अम्ल जो है भस्म के साथ रिएक्शन करने के बाद देखिए लवण दे रहा है और यह जल दे रहा है, ठीक है। तो यही तो आपको स्टेटमेंट में भी लिखना है। आप इस यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों कि देखिए अम्ल जो है HCl अम्ल है और यह मेरा भस्म है। अम्ल का जो अम्ल और भस्म एक साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या क्या देता है, पहला तो लवण देता है, उसके बाद जल देता है, ठीक है। यानी इसी को स्टेटमेंट में करके लिखिएगा तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी मेरा इसका आंसर लिख दिए। तो दोस्तों आपको इसी तरह से लिखना है, आपको अपना लैंग्वेज में यूज करते हुए आपको काफ़ी अच्छा लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स दे, ठीक है। तो चलिए दूसरा प्रश्न भी मेरा क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आप एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा दोस्तों, आपको 1 कहे तो आप 2 दे दीजिए ताकि आपको उसमें नंबर काटने में मैंने नहीं, नंबर जो आपका एग्जामिनर है जो कॉपी में आपका नंबर नहीं काटे, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल पूछा जा रहा है तो आपको 2 दे दीजिए ताकि आपका जो कॉपी चेक करने वाले टीचर हो वो ज़्यादा इंप्रेस हो जाए आपसे, ठीक है, और आपको फुल मार्क्स दे, ठीक है। तो आप 2 आपको बता दिए, आप दोनों आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं दोस्तों, आप रिएक्शन है 1-2 बार लिखकर याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप डिफिनेशन इस तरह से देना। मेरा अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जस्ता के 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखें। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जस्ता जो धातु है दोस्तों इसका आपको 2 अयस्क का नाम लिखना है और उसका सूत्र भी बताना है, यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको किस तरह से इसका लिखना है दोस्तों कि देखिए जस्ता का प्रमुख अयस्क है, आपको बताना है कि जस्ता का जो प्रमुख अयस्क है, देखिए मेरा नंबरिंग देखिए इसको लिखा हुआ है, पहला में दिया हुआ है जिंक ब्लेड का जो सूत्र होता है ZnS होता है, ठीक है। और दूसरा में जो लिखा हुआ दोस्तों कि कैलामाइन, ठीक है, कैलामाइन का जो सूत्र होता है ZnCO3 होता है, ठीक है। और तीसरा में जिंकाइट लिखा हुआ जिसका सूत्र होता है ZnO होता है, ठीक है। तो आपको फार्मूला भी, इसका सूत्र भी याद रखना है और इसका नाम भी याद रखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपसे यही पूछा जा रहा है कि नाम और इसका सूत्र लिखना है, ठीक है। यह जस्ता के बारे में पूछा जा रहा था दोस्तों, जिसका हम जस्ता के मैंने अयस्क, इसका जो प्रमुख अयस्क है उसको हम लिखे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जिंक ब्लेड हो गया, कैलामाइन हो गया और जिंकाइट हो गया, ये सभी जो है दोस्तों जस्ता का प्रमुख अयस्क है, ठीक है। तो आपको यही यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि आपको दोनों अयस्क को लिखना है, 2 अयस्क जस्ता का लिखना है और इसका सूत्र लिखना है। तो आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, आपसे 2 पूछा जा रहा है, यहाँ पे 3 आपको हम बताएं दोस्तों। आपको कम से कम अगर एग्जाम में 1 भूल भी जाते हैं तो कम से कम 2 तो आप याद रखिएगा, तभी तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे तीनों को जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एम्पियर की परिभाषा दें। दोस्तों आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एम्पियर की जो है परिभाषा देना है आपको, ठीक है। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो हम इसमें सिलेक्ट किए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर का प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, और यह प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए गेस्ट प्रश्न है दोस्तों, इसलिए सभी को आप आज ही याद कर लीजिए ताकि परीक्षा में आए तो आप उसे सही आंसर दे सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एम्पियर की परिभाषा आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका उत्तर किस तरह से लिखना है दोस्तों कि यदि किसी विद्युतीय
विद्युतीय परिपथ के किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा की प्रबलता 1 एम्पीयर होता है। देखिए आपको यह पूरा डिफिनेशन हो गया दोस्तों, ठीक है। आपको इसी तरह से लिखना है अपना लैंग्वेज में, ठीक है। तो देखिए आपको क्या इसमें बताया जा रहा है कि कह रहा है कि विद्युतीय परिपथ है, ठीक है। विद्युतीय परिपथ के किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से, ठीक है, यानी विद्युतीय परिपथ में जो होगा वायर होगा उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में 1 कूलम आवेश, यानी 1 कूलम जो आवेश है, ठीक है, 1 कूलम आवेश को जो है प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, यानी प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है। 1 सेकंड में माने 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है अनुप्रस्थ, ये तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में, ठीक है। तो परिपथ में जो धारा प्रवाहित धारा की जो प्रबलता होगा वह 1 एम्पीयर होगा, ठीक है, 1 एम्पीयर। बस आप इसी को डिफिनेशन लिख देना, यानी कि 1 सेकंड में प्रति सेकंड में 1 कूलम जो आवेश है, आवेश जो है 1 कूलम आवेश जो है प्रवाहित हो रहा है, तो परिपथ के जो प्रवाहित धारा की जो प्रबलता होगा वह 1 एम्पीयर होगा, ठीक है। आपको इस तरह से डिफिनेशन में लिख देना है। क्या लिखना है कि किसी भी विद्युतीय परिपथ के किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से 1 कूलम आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो तो परिपथ की प्रवाहित धारा की प्रबलता 1 एम्पीयर होती है, ठीक है। अर्थात 1 एम्पीयर बराबर जो है क्या लिख सकते हैं कि 1 कूलम बटा के 1 सेकंड, यानी कि 1 कूलम आवेश है ना दोस्तों वह 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। उसी को जो धारा का जो प्रबलता होगा वह 1 एम्पीयर के बराबर होता है, ठीक है। तो यह दोस्तों आपका डिफिनेशन हो गया, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मेरा यह चौथा नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। और दोस्तों अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले, ठीक है। मेरा अगला प्रश्न है दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखे। दोस्तों आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है, इसका रासायनिक समीकरण आपको बताना है, ठीक है। यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों। शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का सभी प्रश्न आप आज के इस वीडियो में सिलेक्ट किए हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है तो इसका रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। तो देखिए आपको किस तरह से उत्तर देना है दोस्तों, यह अपना लैंग्वेज में हम लिखे दोस्तों, आपको भी अपना लैंग्वेज में लिखना है ताकि जो है आपका जो है कॉपी चेक हो तो आपको लगे कि यह किताबी लैंग्वेज नहीं है। तो क्योंकि दोस्तों किताबी लैंग्वेज का जो होता है वो मार्क्स उसमें कम देता है, इसलिए अपना से लिखिएगा, जो भी लिखिएगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में पौधे को भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यानी कि देखिए सूर्य के प्रकाश रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा और जल की उपस्थिति रहेगा ना, तो पौधा जो है अपना भोजन जो है स्वयं पका लेती है, ठीक है, अपना भोजन जो है स्वयं बना लेती है। और इस बनाने का जो क्रिया है यानी प्रोसेस है उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है, उसी को जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया डिफिनेशन क्या लिखा है कि यहाँ पे सूर्य के प्रकाश होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी है और जल की उपस्थिति जो होना जरूरी है, ठीक है। यह सभी जब प्रेजेंट रहेगा दोस्तों, और एक क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल जो पेड़ पौधे में, हरे पेड़ पौधे में रहते हैं क्लोरोफिल, वह सभी उपस्थित रहता है तो पौधा जो है अपना भोजन स्वयं पका लेता है, ठीक है, स्वयं बना लेता है। और इस भोजन जो बनाने का जो प्रोसेस है उसी को जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। आपको इस तरह से डिफिनेशन लिखना है। यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल युक्त पौधा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए पौधे को स्वपोषी कहते हैं। यानी स्वपोषी किसे कहते हैं दोस्तों, कि जो अपना भोजन स्वयं पका ले, यानी पौधा जो है देखिए अपना भोजन स्वयं पकाता है, जिसमें क्लोरोफिल रहता है, पौधे में जो होता है क्लोरोफिल रहता है, इसी कारण जो है पौधे जो होता है अपना भोजन स्वयं पकाता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल युक्त पौधे अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए जो है पौधे को स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। आपको यह मैंने इतना डिफिनेशन आपको लिख देना है यहाँ पे। और देखिए एक समीकरण आपको बताना है कि रासायनिक समीकरण भी लिखे, जो प्रकाश संश्लेषण में जो रासायनिक समीकरण होता है वह क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरा समीकरण जो होता है 6CO2 प्लस 6H2O अगर समीकरण करता है, यानी यह मेरा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और यह मेरा जल हो गया। और प्रेजेंट किसका किसका प्रेजेंट में, तो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, ठीक है, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब रिएक्शन करता है तो यह मेरा C6H12O6 और प्लस 6O2 बनाता है, ठीक है। यह मेरा ऑक्सीजन हो गया और यह मेरा ग्लूकोज हो गया, ठीक है। यानी पेड़ पौधे ग्लूकोज भोजन के रूप में मैंने होता है और यह मेरा वायुमंडल में, यानी पेड़ पौधे के द्वारा जो है ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ देता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही तो हमें वायुमंडल में ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ठीक है, जिससे सभी प्राणी जीव जंतु जो है श्वास लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन समय रासायनिक समीकरण जो होता है दोस्तों यही होता है, जिसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपस्थिति, देखिए यहाँ पे बताया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में, और यहाँ पे जो है दोस्तों समीकरण जो होता है, समीकरण किसके किसके प्रेजेंट में होता है, तो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल दोनों रहना जरूरी यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे जब यह
ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण कर लेता है। तो यही मेरा रासायनिक समीकरण हो गया प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, आपसे यही पूछा जा रहा था। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन आपको एक बार फिर बता देते हैं कि सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में पौधे जो है अपना भोजन जो बनाने का जो प्रोसेस है उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण जो होता है कहते हैं, और क्लोरोफिल युक्त पौधे अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए पौधे को स्वपोषी कहते हैं। और यह जो होता है दोस्तों रिएक्शन हो जाता है प्रकाश संश्लेषण में, तो आपको इसे भी याद रखना है। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न है छठा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। यानी दोस्तों प्रकाश जो है वायु से जो है कांच की प्लेट में प्रवेश कर रहा है, जिसका अपवर्तनांक जो है दोस्तों आपको 1.50 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि कांच में जो प्रकाश की चाल होगा वह कितना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं कि किस तरह से इसका सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल प्रश्न है दोस्तों, तो आपको इसको सोल्व करना है किस तरह से। तो देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं सॉल्यूशन। तो देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए आपको कांच दिया हुआ है। ठीक है, कांच दिया हुआ है यानी ग्लास, तो ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। यानी अपवर्तनांक को हम किस चीज़ से डोनेट करते हैं, म्यू से। तो म्यू कितना दिया हुआ 1.5 दिया हुआ है 1.5। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3/2 भी लिख सकते हैं। तो इसको भागा दीजिए तो इतना आ जाएगा। ठीक है, आप दोस्तों फार्मूला जानते होंगे कि म्यू इक्वल टू जो होता है वह C/V होता है। ठीक है, आप यह फार्मूला जानते होंगे, और नहीं जानते दोस्तों तो आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम इसी फार्मूला के सहायता से बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे म्यू बराबर जो होता है C/V। तो सी म्यू मेरा क्या हो गया, यह अपवर्तनांक हो गया। ठीक है, अपवर्तनांक, और सी मेरा क्या है, तो यह लाइट ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, यानी प्रकाश की चाल है। और भी जो हो गया दोस्तों, जिस भी माध्यम में हमें प्रकाश का चाल निकालना है वह मेरा भी हो गया। ठीक है, और सी क्या हो गया, प्रकाश की चाल हो गया। ठीक है, और भी हमें जिस भी माध्यम में प्रकाश निकालना रहता है वह भी होता है। ठीक है, तो देखिए हमें किसका निकालना है, कांच का प्रकाश का चाल निकालना है, तो यह मेरा भी हो गया। और सी हम जानते हैं दोस्तों कि सी का वैल्यू मेरा कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यह वैल्यू हमें जानते हैं कि प्रकाश की जो चाल होता है वायु में वह इतना होता है। ठीक है, और म्यू हमें दिया हुआ है 1.5 यानी 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो बस आपको ये सभी वैल्यू को हम इसमें धर देंगे, इस फार्मूला में मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, मेरा 3/2 दिया हुआ है म्यू बराबर, फार्मूला क्या बताएं कि म्यू बराबर जो होता है C/V होता है। तो म्यू बराबर हमको इतना दिया हुआ है, और सी बराबर हम कितना बताएं दोस्तों कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमें पता है, और ये मेरा भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपको इसी को कैलकुलेट कर देना है। तो देखिए यहाँ से मेरा 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कट गया, तो अब इसका हम करने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसमें मेरा भी बराबर जो आ जाएगा कितना जगह, भी बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बस आपको यही निकालना था दोस्तों। आपको काफ़ी आसानी तरीक़ा से आपको हम बताए हैं, भी बराबर यानी प्रकाश का जो चाल होगा कांच में वह 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो मेरा यह फाइनल यही मेरा आंसर आ गया। बस आपको इसी तरह से बता देना है, यानी पहले आपको जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है, उसके बाद आपको यह फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के बाद आपको यहाँ से ये वैल्यू धरना है, इसके बाद यह मेरा आंसर लिख देना है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको छोटा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आपको इस तरह से बना देना, यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं किए दोस्तों, बस आपका ये फार्मूला याद रखना है, म्यू इक्वल टू C/V, और सी मेरा प्रकाश का चाल हो गया वायु में, और भी हमें जिस भी माध्यम में निकालना है, और यह मेरा अपवर्तनांक हो गया। ठीक है, यह मेरा 3/2 दिया हुआ है, यह मेरा जानते हैं, और ये भी मेरा निकल कर आ जाएगा। कितना इसका आंसर आया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आया। ठीक है, आपको हम बता दिए। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 6 सब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताए हैं शॉर्ट क्वेश्चन का, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का दोस्तों 6 प्रश्न हम आपको बताए हैं। और दोस्तों सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो प्लीज़ आप सभी प्रश्न को आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से समझकर, ताकि जो है आप एग्जाम में अच्छा से उसे लिख सके। ठीक है, और दोस्तों आप अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपका 450 प्लस मार्क्स लाने का जो जिद है उसे अगर आपको पूरा करना है तो दोस्तों आप अभी से ही मेहनत करिए, लगातार मेहनत करिए, ताकि जो है आपका यह जो सपना है वह पूरा हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। ठीक है, और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।